स्वागत है। महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन बीजेपी पूरे उत्साह में नजर आ रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। उनका दावा है कि पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बना ही लेगी। हालांकि उन्हें गठबंधन टूटने का भी अफसोस है। समय संवाददाता हरीश तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब यहाँ चार बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहाँ चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और इसी गर्माहट के बीच हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी। नितिन जी, इस चुनाव के परिणाम क्या होंगे? देखो, मैं 104 सभाएं कर चुका हूँ, महाराष्ट्र में सभी जिलों में जाकर आया हूँ। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में शिवसेना और बीजेपी मिलकर हम 240 विधानसभा सेगमेंट में हम आगे थे। इस समय हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी अपने ताकत के भरोसे 155, 160 तक निश्चित रूप से सीटें मिलेंगी। हमको फुल मेजोरिटी मिलेगी, हम जीत जाएंगे। आप काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मराठवाड़ा की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, वहाँ पर इतना जनाधार नहीं है बीजेपी का जिस तरह से निकल के आई 150 के ऊपर सीटें। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में 15 साल की कांग्रेस एनसीपी की जो रेजिम है उसको लोग तंग आ चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र पर। 70,000 करोड़ इरिगेशन पर खर्चा होने के बाद में भी महाराष्ट्र की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकारें बताती है कि केवल 0.01% से चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार अब महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकती। पहले नंबर पर जो महाराष्ट्र वो 6वें नंबर पर गया है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। आपने इस चुनाव में सभाओं की सेंचुरी मारी है, आकाश में सभाएं की हैं, जा जाके जल से गए हैं, रोड से गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करीब 20 से अधिक सभाएं की हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके जो बड़े नेता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने 3 या 4 सभाएं की है। तो क्या बीजेपी इस महाराष्ट्र चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड है और कांग्रेस कम ऐसा? देखिए, कांग्रेस में नेता ही नहीं है, कांग्रेस एक फैमिली पार्टी है। वहाँ सोनिया जी और राहुल जी, इसके सिवा कोई ऐसा नेता है जिसके लिए सलाह होती है। बाकी लोगों का एटीट्यूड, व्यवहार ऐसा रहता है कि वो जो घर में जो नौकर काम करते हैं वैसा वो बयान करते हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाता है। सब नेता मेहनत से काम करते हैं और हम सब लोग अपनी ताकत लगाकर जितना ज्यादा कर सकते हैं पार्टी के उतना करते हैं और सब ने अपनी ताकत लगाकर झोंक देकर हमने काम किया है। आप कह रहे कांग्रेस में नेता नहीं है, तो अगर कांग्रेस हारती है तो इसकी क्या मुख्य वजह मानते? क्या नेता नहीं है या इनका भ्रष्टाचार इसके लिए जिम्मेदार होगा? नहीं, कांग्रेस का तो सभी कारण है। कांग्रेस फैमिली पार्टी, प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री, वही परिवारवाद और घरानेशाही है और घरानों से जिनकी लॉयल्टी है वही अपने सेवक जैसा काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी हारेगी। इसका कारण तो कांग्रेस का जो यूपीए का सरकार था, चाहे दिल्ली में हो चाहे महाराष्ट्र में, इन्होंने देश का और महाराष्ट्र का बैंड बाजा बजा दिया। आर्थिक दृष्टि से महाराष्ट्र बहुत संकट में है, विकास काम ठप बने हुए हैं। महाराष्ट्र पावर सरप्लस था, अब लोड शेडिंग चल रहा है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की जनता परिवर्तन चाहती है और बीजेपी ऑप्शन के रूप में सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, उसके कारण नरेंद्र भाई की और भाजपा की लोकप्रियता और बढ़ी है और इसका परिणाम इस चुनाव में हमको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने एक नई पार्टी शुरू की थी, चुनाव से पहले उम्मीदवार घोषित करने की। जैसे कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो, या फिर दिल्ली के चुनाव में देखा कि मुख्यमंत्री का। लेकिन इस चुनाव में जो महाराष्ट्र का हुआ, यहाँ पे किसी फेस नहीं लाया। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, ऐसा क्यों? क्या महाराष्ट्र में कोई ऐसा चेहरा नहीं है? देखो, नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर है और देश के प्रधानमंत्री है और उनकी प्रथम जो उनकी लोकप्रियता है वो चरम सीमा पर है और इसलिए उनके लोकप्रियता का उपयोग पार्टी के जीत के लिए करना है। खैर तो कुछ बात है नहीं। रही महाराष्ट्र के नेता की बात, हमारी पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद इसका निर्णय करेगी। उसमें अड़चन कुछ नहीं है। उचित समय पर निर्णय करके अपना नेता जाहिर करेगी। आपने कई मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि एक बार आप दिल्ली गए, पहले दिल्ली नहीं जाना चाहते थे, दिल्ली चले गए, तो आप महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं लौटना चाहते। बावजूद उसके कई बार जब सीएम की बात होती है तो आपका नाम सबसे आगे होता है। तो क्या भविष्य में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी हो सकते हैं? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ
अब मुझे वापस नहीं आना। मैं दिल्ली में खुश हूँ। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारे 3-4 काबिलियत रखने वाले नेता हैं उनमें से चयन करेंगे और वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। अगर दिल्ली से या आला कमान चाहे तब क्या नितिन गडकरी आ सकते हैं महाराष्ट्र? मैं अभी तो मैं आना भी नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी नहीं है और मेरे सामने ये प्रस्ताव भी नहीं। एक चीज हमने देखा है कि पिछले एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं होने देंगे, लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें भी कहा गया था विदर्भ की बात आई थी। देवेंद्र फडणवीस ने समय समय पर कहा है कि विदर्भ की बात, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ के विदर्भवादी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी बीजेपी से बेरुखी है। तो ऐसे में वो क्या समझते हैं विदर्भ पर क्या होगा? ये पहली बात तो ऐसी कि नरेंद्र मोदी जी का जो बयान था वो विदर्भ के बारे में नहीं था। जो बयान था वो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की बात की चर्चा शुरू थी और इस भाषण में उन्होंने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का सवाल ही नहीं उठता, महाराष्ट्र नहीं तोड़ेंगे। जहां तक विदर्भ की बात है, ऑलरेडी हमारे पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रस्ताव मंजूर करके छोटे राज्यों का समर्थन किया और विदर्भ के अलग राज्य का भी समर्थन किया। इसलिए यहाँ सवाल ही नहीं उठता कि भाई हमने विदर्भ की मांग से कोई पीछे हटे। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आती है तो विदर्भवादियों को विदर्भ मिलेगा क्या? ये कैसे? महाराष्ट्र से विदर्भ अलग होने का निर्णय ये पार्लियामेंट में होगा और इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी लगेगी। अगर कांग्रेस पार्टी आज भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो हम प्रस्ताव लाने के लिए तैयार। जिस तरह से वातावरण है पूरे महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान, ये माना जाता है कि अगर बीजेपी और शिवसेना की युति होती तो परिणाम कुछ और होते और उनकी सरकारी बनती, लेकिन जिस तरह से विभाजन हुआ ऐसे मतों का विभाजन भी होगा। तो क्या मानते जो युति टूटी है कहीं दोष शायद क्या वजह मानते इतनी? मुझे लगता है कि ये अलायंस होती तो अच्छी बात है। जब बाला साहब ठाकरे थे तभी हमारे बीच में तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा संख्या आएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। शिवसेना ने इस बार पहली बार नाम भी डिक्लेयर कर दिया और हम मुख्यमंत्री बनेंगे करके जाएंगे। दूसरा, हमने एक छोटी पार्टी को साथ में लिया तो हमारे 118 में से 10 सीटें उनको जा रही थी, हम 108 पर आए। हर लोकसभा में चुनाव में हमने शिवसेना को सीटें बढ़ा कर दी। तो हमारी इस बार अपेक्षा थी कि आज की स्थिति में अभी तक शिवसेना जो हारी है, जहाँ डिपॉजिट जब्त हुआ है, ऐसी 10-12 सीटें हमको दे, हमको लगा वो दे देंगे। उन्होंने 151 का प्रतिष्ठा का विषय बना, इसलिए केवल एक भी सीट नहीं देंगे ऐसा कहा। इससे दुर्भाग्यवश अलायंस नहीं हुआ, इसका मुझे दुख है। पर जहां तक मुझे लगता है कि अलायंस नहीं हुई तो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र की जनता का हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो जगह जगह पर चार सभाएं जो शुरू हो रही है, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ताकत पर हम लोग मेजोरिटी हासिल करेंगे। जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी ने स्टैंड लिया है विभाजन के बाद में, तो साफ कहा गया है कि इस चुनाव में शिवसेना के विरुद्ध कुछ नहीं बोला जाएगा। तो क्या ये आफ्टर पोल गठबंधन के लिए ऐसा कहा जा रहा है या फिर कुछ और रणनीति? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि हमारी लड़ाई कांग्रेस और एनसीपी से है और 15 साल में कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया है। भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड किया, महाराष्ट्र के विकास काम ठप कर दिए, 3 लाख करोड़ का कर्जा किया, 70,000 खर्चा करने के बाद में 70,000 करोड़ खर्चा करने के बाद में भी 0.01% सीटें हुई है और पहले नंबर पर जो महाराष्ट्र था वो 6वें नंबर पर गया। तो कांग्रेस और एनसीपी के चुंगल से महाराष्ट्र को बचाना ये हमारी चुनाव की प्राथमिकता है। चाहे आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक आम सी बात है, ये जो बाहर बात चल रही है उसमें यह है कि बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन हो सकता है चुनाव के बाद, और इसके मुख्य वजह नितिन गडकरी होंगे, क्योंकि शरद पवार और नितिन गडकरी के काफी अच्छे दोस्ताना संबंध है। तो ये राजनीतिक रूप भी ले सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, गठबंधन हो सकता है? ना उनसे प्रस्ताव, ना हमने प्रस्ताव दिया। ये चर्चा अभी तो कोई, मुझे लगता है कि इस चर्चा का कोई कारण नहीं है। संबंध ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी रही है कि राजनीतिक अलग अलग पार्टी होने के बाद में भी हमारे व्यक्तिगत रिलेशन हम राजनीतिक रिलेशन के साथ कभी मिक्स नहीं करते। फिर नारायण राणे हो, उद्धव ठाकरे भी हो, राज ठाकरे भी हो, शरद पवार हो, अजित पवार हो, अशोक चौहान हो, सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं और ये संबंधों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दुर्भाग्यवश कभी कभी इसको मिसकोट किया जाता है। ना पवार साहब ने हमको कोई प्रस्ताव दिया, ना हमने उनको कोई प्रस्ताव दिया, ना कोई सरकार बनाने की बात है। मुझे तो विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर अपनी सरकार बना पाएंगे। एक बात ये भी आ रही पिछले कुछ दिनों से कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की चुनाव के बाद युति हो सकती है। तो क्या मतलब राजनीति के लिए अच्छा है ये या बुरा है? अच्छा है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि बाला साहब की ये मन की इच्छा थी कि दोनों भाई साथ में आए।
अगर दोनों परिवार एक होते हैं तो राजनीति की बात छोड़ दो, जहाँ तक हम लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा होगा। रही राजनीति की बात उनकी दोनों के बीच की है, जो उचित निर्णय दोनों को लगता है वो करना चाहिए। आपने इसके लिए पहले भी की थी, इसकी जब चर्चा राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी तो उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए करके मैंने कोशिश की थी। जब नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तब भी मैंने कोशिश की थी। क्या मानते जो परिणाम आते हैं तो कौन सी पार्टी कहाँ होगी? बीजेपी आगे होगी, शिवसेना आगे होगी, कांग्रेस आगे, क्या मानते क्या? मुझे ऐसा लगता है कि परिणामों के बाद ही चर्चा करना ज्यादातर उचित होगा। पर एक बात मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे लोकसभा में 240 विधानसभा सेगमेंट में लीड पर थे, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत से 150-160 विधानसभा निश्चित रूप से जीतेगी, हमारी मेजोरिटी आएगी और हमारी सरकार बनेगी।